हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। तो आपको पता है कि कल हमने द लास्ट लेसन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम फ्लेमिंगो के सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और वो है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। इसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे हम एक ही वीडियो में और आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का जो है टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये कहानी जो है वो मतलब मैं आपको एक छोटा सा पहले समरी बता दे रही हूँ ताकि आप जब आगे कहानी को पढ़े डिटेल में तो आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ जाए। क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ी से पहले से पता होती है, तो जब आप उस चीज़ के बारे में और जानते हो तो आप थोड़ा समझ जाते हो, आप उससे रिलेट कर लेते हो। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक बिल्कुल क्विक हम लोग एक समरी पढ़ेंगे जिससे हम थोड़ा सा कहानी को रिलेट कर सके। तो सबसे पहले इसमें ये है कि इसमें बताया जा रहा है स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो कहानी है वो चुराया हुआ बचपन का है, यानी कोई बच्चा है जो गरीबी की वजह से उसका बचपन जो है उससे छिन गया है। क्योंकि जब जो बच्चे गरीब होते हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पॉवर्टी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें बहुत सारा काम करना होता है। अर्लियर एज में ही बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। उन्हें किसी मिल में काम करना पड़ता है या कहीं दुकान पे काम करना पड़ता है, किसी टी स्टॉल पे काम करना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता कचड़े बिनते हैं और उनके बच्चे भी वहीं काम करते हैं ताकि वो बहुत गरीबी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ताकि वो अपना घर परिवार चला सके, 2-3 वक्त का खाना खा सके, इसकी वजह से वो कचड़े बिनते हैं। तो इस स्टोरी में अभी हम यही पढ़ेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, वहाँ पे जो है वो बच्चा कचड़ा बिन रहा है ताकि वो इतना गरीब है कि उसके माता पिता भी कचड़े ही बिनते थे और वो भी कचड़ा ही बिन रहा है ताकि वो अपने घर परिवार को चला सके, 2 वक्त का खाना खा सके। तो बताया गया है इस स्टोरी में कि जो अर्लियर एज में बच्चे काम करते हैं, जबकि चाइल्डहुड में बच्चों से काम करवाना, नाबालिग बच्चों से काम करवाना ये बिल्कुल गैर कानून काम है। पर फिर भी यहाँ पे बच्चे काम करते हैं क्योंकि उन बहुत गरीब होते हैं, उनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं होते हैं। स्कूल जाना तो दूर, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, कपड़े के पैसे नहीं होते हैं, उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं कि वो खुद को फीड कर सके, वो खुद को कपड़ा दे सके, या वो जैसे कि एक नॉर्मल पीपल जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं वो एक अच्छे कंफर्टेबल लाइफ को इंजॉय करते हैं, वैसे ये बच्चे इंजॉय ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास तो कोई पैसा नहीं होता, कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं होता, तो वो कैसे इंजॉय करेंगे। तो यहीं पे है ये, इस स्टोरी में यही सब बताया गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अब तो छोटा सा क्विक समरी हमने आपको बता दिया है कि कैसे इस स्टोरी में बाल श्रम के बारे में बहुत मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको मालूम तो चल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़े से ऑथर के बारे में एक क्विक जानकारी ले लेते हैं। एनिस जेंग इस स्टोरी के ऑथर हैं। वाज बॉर्न इन रोकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। जो इस स्टोरी के ऑथर हैं, राइटर हैं, वो जो है उनका जो जन्म हुआ था वो राउकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन जो है वो बचपन और एडोलसेंस जो है वो हैदराबाद में बिताया है। तो ऑथर का जो बचपना है और उनकी जो जवानी है वो हैदराबाद में ही गुजरी थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अपनी पढ़ाई जो है वो हैदराबाद से, कुछ पढ़ाई उन्होंने अपने हैदराबाद से कंप्लीट किया और उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अपने पढ़ाई को कंप्लीट की। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर। उनके पिता और माता दोनों ही जो थे वो राइटर थे और ये खुद भी उसके बाद राइटर बन गई। एनएस जंग बिगिन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। और इंडिया में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत, उन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत राइटिंग से ही की थी। वो कहानियाँ ही लिखती थी। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। और वो इंडिया में और इंडिया के बाहर यानी विदेश में भी
न्यूज़पेपर, मेजर जो न्यूज़पेपर्स थे उनको एडिट करती थी, उनको कॉलमनिस्ट करती थी। एंड हैज़ ऑथरेड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारे बुक को ऑथर भी किया, बहुत सारे बुक को लिखा भी। द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, और उनका जो बहुत अच्छा बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, उसके लिस्ट में जो है लॉस्ट स्प्रिंग भी एक ऐसा ही बुक है, एक ऐसी ही स्टोरी है जो उनके बहुत सारे स्टोरी के बेस्ट की लिस्ट का है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का है, यानी कि जिस बच्चे की बचपना जो है वो छीन गई है, उनसे छीन लिया जाता है किसी कारणवश, जैसे कि उनके गरीबी की वजह से उनके माता पिता की हालत ख़राब होती है, क्योंकि वो एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो ज़्यादा कुछ अपने लाइफ को नहीं दे सकते हैं, तो उनके माता पिता तो गरीबी से गुजरते ही हैं, उनकी नेक्स्ट जो जनरेशन होती है वो भी बहुत सारी गरीबी से गुजरती है, जिसकी वजह से वो कभी डेवलप नहीं हो पाते हैं। और सरकार जो है वो बहुत सारी स्कीम्स निकालती भी है, पर उन तक किसी ना किसी वजह से नहीं पहुंच पाती, या वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं कि वो सरकार के पॉलिसीज़ और सरकार द्वारा जारी किए गए इन्फॉर्मेशन को समझ सके, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो बहुत अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, सो वो ज़्यादा इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here she analyzed the grinding poverty and tradition which condemns the children to a life of exploitation. यहाँ उन्होंने बताया है कि गरीबी के वजह से और धार्मिक परंपराओं के वजह से, गरीबी के वजह से कैसे जो बच्चे हैं उनकी जीवन जो है वो एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि बच्चा गरीब होता है तो उनके माता पिता भी गरीब होते हैं, तो वो बच्चा भी बहुत गरीब होता है, वो ना स्कूल जा पाता है, तो पहले तो उससे उसका पढ़ाई का जो है वो अधिकार ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात है कि वो पढ़ नहीं पाता है, अच्छे से खाना अफोर्ड नहीं कर पाता है, कपड़ा अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो अपनी ज़रूर मतलब आवश्यकताएं की चीज़ भी पूरी नहीं कर पाता है, तो स्कूल तो दूर की बात है, वो खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो यही ऑथर बता रहे हैं कि कैसे गरीबी की वजह से बच्चे जो है वो अपने लाइफ को एकदम ख़राब हो जा रहा है, उनकी लाइफ, वो बिल्कुल अपने लाइफ में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो भी गरीब, उनके माता पिता भी गरीब थे, वो भी गरीब है, और उनके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही गरीबी से गुजर रहा है, वो कभी डेवलप हो ही नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज। आपको गार्बेज मतलब कचड़े में, कभी कभी कचड़े जो है, कचड़े में मुझे कभी कभी 1-2 रुपया मिल जाता था। तो यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है कि कचड़े में जो है उसे रुपया मिल जाता था। वो तो बहुत बच्चे कचड़े क्यों बीनते थे, ताकि रुपया के लालच में, वो ग्रीड में बीनते थे कि कचड़े में कोई खाने का सामान मिल जाए, मे बी कचड़े में कोई फेंका हुआ कपड़ा जो था वो मिल जाए, या कचड़े में 1-2 रुपये भी मिल जाए, तो उससे मेरा काम हो जाएगा। इसलिए बहुत जो लोग थे वो कचड़े को इसीलिए बीनते थे। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, ठीक है। आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scoring for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो मैं साहिब से पूछता हूँ कि तुम ऐसे क्यों करते हो, क्योंकि जब प्रतिदिन कूड़े के ढेर में वो सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उसे मिलता हूँ। वो आदमी बता रहे हैं कि जब भी मैं अपने घर से या ऐसे कहीं जा रहा होता हूँ, तो जो मेरे पड़ोस में है बहुत कूड़ा का डम है, यानी कूड़ा का बहुत सारा ढेर है, और वहीं पे साहिब जो है कूड़े को एकदम ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, ऐसा जैसे मानो कि उसमें वो सोना ढूंढ रहा हो। एकदम इस ग्रीड के एक्साइटमेंट के से वो उस कूड़े को एकदम बीन रहा होता है कि उसमें क्या है, शायद उसमें गोल्ड तो नहीं है। तो मैं साहब से इसलिए पूछता हूँ कि साहब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये रोज़ क्यों क्या करते हो। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। यहाँ बता रहा साहब ने अपने घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और ढाका के यानी हरियाली के बीच में बने अपने घर की, हरियाली के बीच अपने घर, उसका घर जो है वो हरियाली के बीच में था, ठीक है। मतलब जैसे कि घर है और आसपास बहुत सारे हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे हैं, तो उसके बीच में उसका घर था। हिज होम इज इवन नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका जो घर था अब
उसे याद भी नहीं रहा है, अब वो भूल गया है। उसे ज़रा भी याद नहीं है कि मेरा एक घर था जो हरियालियों के बीच था और उसे वो छोड़ कर यहाँ आया था और उसे वो छोड़ कर यहाँ कचरा बिन रहा था। There were many storms that swept their fields and homes. बहुत सारे बारिश और तूफ़ान आया और उसके घर और खेतों को उड़ा कर ले गए। बहुत ज़ोर ज़ोर से तूफ़ान आता है और बारिश आती है, हवाएं चलती है, तो घर जो होता है वो घर को, बारिश जब होती है और तूफ़ान आती है तो वो घर को भी ले जाते हैं अपने साथ। तो उन्होंने जो तूफ़ान और बारिश था वो अपने साथ ही घर को ले गया, यानी घर ख़त्म हो गया, टूट गया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको बताया करती थी क्योंकि उसको पता नहीं था। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और यही रीज़न है कि वो वहाँ से आ गया, क्योंकि अब तो ना वहाँ पे उसका घर बचा है और वो ऑलरेडी गरीब था, तो घर भी तो नहीं बचा है, तो अब वो दोबारा घर भी नहीं बनवा सकता। और वहाँ पे बहुत तूफ़ान आते थे, बारिश होती थी, तो बार बार घर स्वेप्ट अवे, यानी बह जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। तो वो लोग क्या किए कि उस इलाके को छोड़कर वो यहाँ आ गए और यहाँ आकर वो कचड़े में ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा सर्च कर रहे हैं जैसे मानो कि गोल्ड हो, उसमें कोई सोना हो। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर वो बच्चा बताता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्स, मुँह भुनभुनाता है। लुकिंग अवे, और वो बड़ी बड़बड़ाता है और घबराहट से देखता है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ठीक है तो तुम स्कूल जाओ, मैंने कह दिया। आई से ग्लिबली, मैंने जल्दी से कह दिया। आई रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, पर मैंने तुरंत ही मुझे आया कि ये सलाह कितनी खोखली लगती है। यानी कि मैंने उसे कह दिया, जैसे कि वो कचरा बिन रहा था तो मैंने उससे पूछा कि साहब तुम रोज़ कचड़े क्यों बिनते हो? तो जैसे ऐसा लगता है कि तुम कचड़े में सोना ढूंढ रहे हो, वैसे तुम्हारे एक्साइटमेंट होते हैं, तुम इतना हड़बड़ी में उसे ढूंढते हो इतने जल्दी जल्दी, और इतने सारे कचड़े को जैसे मानो कि उसमें कुछ सोना हो। कचड़ा तो कचड़ा होता है, लेकिन वो तो कचरा साहब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो तो बहुत गरीबी से गुजर रहा था। तो फिर उस ऑथर ने कहा कि ठीक है तो तुम कचरा क्यों बिनते हो, तुम जाओ स्कूल। तो साहब ने बताया कि मेरा घर जो है वो टूट गया, दह गया, क्योंकि बाढ़ और पानी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम यहाँ आ गए उस ग्रीन फील्ड को छोड़कर, और हम यहाँ कचड़े बिनने का काम करते हैं क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऑथर ने कहा कि ठीक है तो फिर तुम स्कूल जाओ, तुम्हारे लिए काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब ये ऑथर ने तो ये कह दिया, लेकिन वो बाद में रियलाइज करती हैं कि ओ माय गॉड, मैंने तो ये कह दिया, लेकिन ये एडवाइस कितनी कितनी ईजी थी मुझे कह देना, कितनी खोखली थी कि मैंने कह दिया ठीक है तुम स्कूल जाओ, लेकिन ये तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो समझता था वो कितनी गरीबी से गुजर रहा है और उसमें भी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, और उस स्थिति में वो स्कूल कैसे जा सकता है। मैंने तो कह दिया, मेरे लिए बहुत आसान था कहने के लिए, लेकिन उसके लिए जाने के लिए ये तो बहुत मुश्किल था क्योंकि उसको स्कूल के पैसे अफोर्ड करने पड़ते, मंथली फ़ी, उसके बाद उसके खुद के नेसेसरी जो ज़रूरत की सामानें होती है वो भी ख़रीदनी होती। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, फिर उस बच्चे ने रिप्लाई किया, जवाब दिया कि मेरे जो पड़ोस में है कोई स्कूल नहीं है। तो When they built one I will go, वो बच्चा बड़ा प्यार से कहता है कि अगर कोई वो वहाँ बनवा देगा, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल बनवा देगा, ठीक है तो फिर मैं जाऊँगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई पड़ोस में स्कूल बनवा दे तो मैं जाऊँगा। बच्चा कितना क्यूट जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि उस बच्चा के पास कितनी क्यूरियोसिटी है पढ़ने की। वो ये नहीं कह रहा कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, वो ये कह रहा है कि आप स्कूल बनवाओ फिर मैं जाऊँगा, है ना। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, फिर ऑथर पूछती है कि ठीक है तुमने तो कह दिया कि हाँ स्कूल बनवाओगे तो मैं आऊँगा, तो क्या मैं स्कूल बनवाऊँ, तुम आओगे। आई एक्स हाफ जोकिंग, तो मैंने थोड़ी सी मजाक करते हुए उससे पूछा, मेरी मजाकिया अंदाज में मैंने उससे पूछा। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ मैं आऊँगा। बहुत प्यार से उसने स्माइल किया क्योंकि वो तो पढ़ने के लिए वो बिल्कुल ललाहित था, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा था क्योंकि उसका जो गरीबी है उसे दबा रही थी। तो ऐसे होते हैं बहुत बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बट वो उनमें से नहीं था, वो पढ़
पढ़ना चाहता था। तो ये उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी कि वो पढ़ना चाहता था। तो इसीलिए ऑथर ने उससे पूछा, तो उसने बहुत अच्छा से स्माइल देके कहा ठीक है मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। और कुछ दिनों बाद जब ठीक है पहली मुलाकात के बाद ऑथर अपने घर और वो भी अपने काम में लग गया, उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने ऑथर ने देखा कि वो जो है वो दौड़े 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 उनके पास आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी? और कितनी मासूमियत के साथ उस बच्चे ने पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? देखो उसने उसकी रियलिटी मान लिया। ऑथर ने तो जोकिंग किया था बट उसने रियलिटी मान लिया कि हाँ मैं स्कूल जाऊँगा। कहीं ना कहीं उसने एक सपना ड्रीम मतलब एक सपना बना लिया था, यहाँ मैं स्कूल जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल बनवाएंगी। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। स्कूल बनने में थोड़ा सा समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं बन जाती है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी क्योंकि मैंने एक वादा किया था जिसका कोई मतलब नहीं था। मैंने एक छोटे बच्चे से वादा किया था कि हाँ मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवाऊंगी, लेकिन उसकी कोई वजूद ही नहीं रह पाई क्योंकि मैंने उसे मजाक में ले लिया, लेकिन बच्चे ने तो उसे रियलिटी मान लिया। बट promises like mean abound in every corner of his blink world। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो स्कूल मतलब मानो जैसे वादे तो उसकी धुंधली यानी अंधेरी दुनिया में भरे पड़े हैं। यानी कि वो जो बच्चा है वो तो बहुत गरीब है, तो उसके पास तो बहुत ड्रीम्स होंगे कि मुझे खाने के लिए अच्छे खाने मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मैं स्कूल जाऊं। उसके ड्रीम्स तो बहुत सारे होंगे क्योंकि उनके पास तो वो ड्रीम्स अफोर्ड करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो वादा था, उसकी जो दुनिया थी, धुंधली दुनिया जो था, वहाँ पे जाकर वो बैठ गया था। और वैसे जैसे मेरे जैसे वादे उसकी धुंधली दुनिया में बहुत सारे थे। सिर्फ मेरी ही यादें नहीं, मेरी ही वादे नहीं थी और मेरी ही बनाई हुई ड्रीम नहीं थी, बहुत सारे ऐसे वादे थे जो उसकी दुनिया में थे, उसने किया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। और बहुत महीने उसको जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ये नाउंस। उसने कहा कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजेंट नो वाट इट मीन्स। वो नहीं जानता था कि साहिब आलम उसके नाम का जो मतलब है वो क्या है। इफ़ ही न्यूज़ इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर वो इसका मतलब नाम जानता तो शायद वो ब्रह्मांड का स्वामी होता। यानी कि वो अपने नाम का ही अर्थ नहीं जानता था कि क्या होगा, तो अगर वो जानता तो शायद वो ब्रह्मांड का स्वामी होता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि हाँ वो जो जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, कपड़े नहीं हैं, जो कागज बिनता है, जो कूड़े कचड़े के ढेरों में रहता है, वो भला कैसे ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट ही रूम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स। पर फिर भी उसने अपने नाम के अर्थ से अनजान था। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसका नाम का अर्थ क्या होगा, और उसे वो नाम का अर्थ जाने भी नहीं जानता था और उस पर फोकस भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया, और बस वो अपने मित्रों के साथ घूमता रहता था नंगे पाँव। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon। और वो नंगे पाँव अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, जैसे ऐसे ऐसी सेना मतलब बना के घूमता था जैसे मानो कि वो सुबह के पक्षी की तरह निकल पड़े हैं और दोपहर होते होते वो गायब हो जाते हैं। यानी कि who appears like morning birds and disappear at noon। सुबह सुबह जब आप देखते हैं मॉर्निंग होती है तो बर्ड्स जो है वो बहुत चर्प करते हैं, क्रो बोलते हैं। सुबह सुबह का जो नज़ारा होता है, साइट होता है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो चर्प करती हैं। तो यहीं पे ऑथर भी बता रहे हैं कि मानो कि वो जैसे बर्ड जैसे आते हैं सुबह सुबह, वैसे ही ये बच्चों का आर्मी जो है, वो सेना जो है, वो खाली पैर नंगे पैर सड़कों पर आती है और आफ्टरनून में वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, क्योंकि उस वक्त वो अपने काम में जाते होंगे। ओवर द मंथ्स आई कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम। पर कुछ महीनों बाद मैंने अब मैं उनमें से सबको पहचानने लगी थी। मतलब मैं सबको पहचानता था, सबको पहचानती थी कि हाँ चलो भाई, सब साहिब आलम को तो पहचानती ही थी, साथ में उसके दोस्तों को भी मैं पहचानती थी। वाई आर एंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क्ड वन।
तुम चप्पल क्यों नहीं पहन पहन रखी है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। मैंने उनमें से एक से पूछा, वो जो बच्चे को जी टोली थी, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं। मैंने रिकोनाइज किया कि वो बेयर फुट थे, वो खाली पैर थे, नंगे पैर थे। माई मदर डिडेंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, आंसर सिंपली। और उनमें से किसी ने बहुत साधारण सा उत्तर दिया, मेरी माँ ने उसे सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। मतलब बहुत साधारण से एक बच्चे ने आंसर दिया, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनोदर हु इज वियरिंग शूजेस। ठीक है, तो फिर उस बच्चे ने कहा कि जो मेरी माँ है वो सेल्फ से कभी उतारती ही नहीं है। अगर मेरी माँ कभी सेल्फ से उतार भी दे तो मैं उसे फेंक दूंगा। उसमें से दूसरे लड़के ने कहा, हु इज़ वियरिंग शूजेस दैट डोंट मैच। और वो ऐसे जूते पहने हुए थे जो एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे, यानी कि जैसे कि अलग अलग, क्योंकि वो कूड़े कचड़े बीनते थे तो उसी में से उन्होंने जूता भी लिया होगा, मतलब एज अ गेस। और एक जूता, उनके दोनों जूते की कोई मैच ही नहीं थी। जैसे एक जूता ग्रीन कलर का था तो एक ग्रे कलर का, या एक जूता का डिज़ाइन कुछ और था तो दूसरे का और, एक जूता ग्रीन कलर का था तो एक रेड कलर का था। इस तरीके का उसकी अनमैचिंग थी। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. लेकिन जब मैंने उसके जूतों पर मैंने जैसे ही कुछ कहा तो उसने टिप्पणी किया तो वो अपने पैर बदलता है और कुछ नहीं बोलता है, मतलब वो थोड़ी सी हकबका जाता है। आई वॉन्ट सूजेस से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और तीसरे लड़के ने कहा कि मैं जूता पहनना चाहता हूँ, मैं जूता पहनना चाहता हूँ। जो लड़का अपनी ज़िंदगी में कभी जूता खरीदा ही नहीं था, वो पहन ही नहीं सका, क्योंकि वो तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, वो तो ये सब चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रंस वॉकिंग बेयरफुट। और ऑथर यहाँ पे कहती हैं कि मैंने पूरे देश दुनिया में मैं घूमी हूँ, मैं गई हूँ, पर मैंने हमेशा बच्चों को देखा है कि बच्चे जो है वो मैंने कभी कभी देखा है कि बच्चे जो हैं वो खाली पैर चलते हैं इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। और गांव की सड़कों में या शहर की सड़कों में बच्चे जो है वो खाली पैर चलते हैं। गांव में तो आप अक्सर देखिएगा कि जो बच्चे जो है वो खाली पैर चलते हैं, क्योंकि गांव में थोड़ी सी पॉवर्टी भी होती है और लोगों की ऐसी ट्रेडिशन भी होती है कि वो बेयरफुट चलते हैं, तो दोनों की मिक्सिंग अप होती है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। हाँ देखिए यहाँ पे है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी की वजह से वो खाली पैर रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं, उनके पास चप्पल नहीं होती। पैसे तो उनके बहुत लोगों के पास पैसे भी होती है, पर वो चप्पल नहीं पहनते क्योंकि उनके ट्रेडिशन होते हैं चप्पल ना पहनने के। बहुत सारे लोग होते हैं जो चप्पल नहीं पहनते हैं, आप जानते भी होंगे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि ऋषि महर्षि होते, वो चप्पल नहीं पहनते थे, वो खड़ाऊ पहनते थे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चप्पल नहीं, वो खाली पैर ही रहते हैं। तो कुछ लोगों की ट्रेडिशन है और कुछ लोगों की ये मजबूरी है गरीबी की वजह से। तो दोनों यहाँ पे ऑथर ने दर्शाया है। Is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. फिर ऑथर ने ये कहा कि बल्कि ये परंपरा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं ये लगातार चलने वाली गरीबी को समझने का एक प्रयास मात्र तो नहीं है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि लोग तो कहते हैं कि हाँ चलो ट्रेडिशन की वजह से मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ या मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो गरीबी से जूझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा मान्यता निकाल दिया कि चलो चप्पल नहीं पहनते हैं क्योंकि ये हमारा परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, इसके आगे मैं चप्पल नहीं पहन सकता, ये फलाना चिलाना जो भी है। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि यहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जैसे मानो कि आपके पास खाने के लिए रसगुल्ले नहीं हो, खाने के लिए खाना नहीं हो, और आप किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं जो आपसे पूछता है कि आपने खाना खा लिया, तो आपने कहा कि हाँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अब फास्ट पे हूँ या
जो भी हूँ, तो आप एक्सक्यूज़ करते हो क्योंकि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो वो आपका एक्सक्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ऑथर ने बताया है कि आप चप्पल इसलिए नहीं पहनते हो। बहुत सारे लोग से मैंने पूछा या मैंने जाना तो लोगों ने कहा कि ये हमारा परंपरा है, लेकिन ये परंपरा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि ये जो है गरीबी से गुजरने की वजह से लोगों ने ये मान्यता बना दी, अपने दिमाग में ये फिट कर लिया है, अपने माइंड में ये दर्शा लिया है कि ये हमारा ट्रेडिशन है और हम इस ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं जाएंगे। I remember a story. I remember a story a man from उदीप्ति once told me. मुझे एक कहानी याद आई कि उदीप्ति के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाई थी। As a young boy he would go to school past an old temple. एक लड़का था जो वो स्कूल जाते हुए एक मंदिर के पास से गुजरता था, ठीक है। Where his father was a priest, जहाँ पे उस मंदिर के पुजारी उसके पिताजी थे, और बच्चा जो है जब भी स्कूल जाता था तो वो मंदिर से होकर एक गुजरता था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वो क्या करता था कि उसके पिता जिस मंदिर के पुजारी थे वहाँ से वो स्कूल के वक्त गुजरता था और वहाँ पे खड़ा हो जाता था और भगवान से ये प्रे करता था कि काश भगवान आप हमें जो है वो एक जोड़ी जूते दे दो ताकि मैं उसे पहन लूँ, ठीक है। तो आप भी जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी आपकी कामना होती है तो आप भगवान के पास जाते हो, प्लीज़ भगवान आप मुझे रिज़ल्ट में पास करवा दो या मुझे पढ़ाई में अच्छे कर दो, तो मैं आपके पास हमेशा आऊँगी या आपको कोई चादर चढ़ाऊँगी। जो भी है आपकी विशेष जो फुलफिल हो जाती है तो आप वो करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्टोरी में बताया गया है। 30 years later I visited his town and the temple. और पूरे मतलब 30 साल हो गए थे, 30 साल कुछ देर के लिए 30 साल हो गए थे और 30 साल वर्ष के बाद वो फिर अपने नगर और मंदिर पर आया, ठीक है। मतलब वो जो बच्चा था वो फिर आया 30 साल बाद, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर डिसोलेशन। अब जो था 30 साल बाद वो आया, अब जो है वो जो है पूरा जो सिटी है जहाँ पे वो मंदिर सिचुएटेड था या जो विलेज है वो पूरा निर्जनता से डूबा हुआ था, यानी गरीबी से डूबी हुई थी। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और जो पीछा था वो जो पीछे थी, पीछे के आंगन में जहाँ नया पुजारी रहता था, लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, रेड कलर की लाल और सफ़ेद कलर की कुर्सियाँ जो है वो पड़ी हुई थी, ठीक है। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा सा लड़का जो है वो ग्रे कलर के यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, जो जुराब भी पहने हुए हैं और जूते भी पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग्स ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने क्या किया कि वो जूता भी पहना हुआ था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सॉक्स भी था, और वो जल्दी से आया, हाँफते हुए आया और उसने अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पे रख दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज। मैंने उस लड़के को देखा और मुझे देखते हुए मुझे फटाक से मुझे याद आया कि वो एक ऐसा भी तो लड़का था जो देवी के पास प्रार्थना करता था कि प्लीज़ मुझे एक जोड़े जूते मिल जाए तो मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। लेट मी नेवर लूज देम, मैं इसे कभी ना खोऊं। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज पेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, यानी उसे जूते दे दिए। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ और सूजेस, और ऐसा लग रहा था कि पुजारी के बेटे जो है पुजारी के बेटे की तरह छोटे जूते भी अब जूते पहनने लगे हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमाइन शूजलेस, बहुत सारे ऐसे भी हमारे कूड़े बिलने वाले मेरे पहचान के हैं जो अभी भी जूते के बिना है, जिनके पास अभी भी जूते नहीं हैं। माई एक्विटेंसेस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुर।
यहाँ पे एक्विटेंसेस का मतलब है परिचय, एक्विटेंसेस का मतलब है परिचय। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि कूड़ा बीनने वाले में मेरी पहचान मुझे सीमापुर ले आती है, यानी वो सीमापुर चली जाती हैं, ठीक है। A place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically। वो बताती हैं कि एक स्थान जो दिल्ली के किनारे बसा हुआ है, लेकिन रूपक के मतलब वो रूपक के रूप कहूँ तो दिल्ली से बहुत दूर है। यानी कि ऐसा है कि ऑथर कह रही हैं कि एक ऐसा स्थान जैसे मानो कि दिल्ली के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उसे थोड़े से ऐसे नॉर्मली वे में कहूँ तो वो दिल्ली से थोड़ी दूर भी है, ऐसे मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। और जो यहाँ रहते थे वो अधिकृत निवासी हैं जो बहुत पहले 1971 में बांग्लादेश से चले आए थे, ठीक है। तो यहाँ बांग्लादेश बता रहा है कि जो यहाँ रहते थे अब वो बहुत पुराने हो गए थे, यहाँ के अधिकृत निवासी हो गए थे, यहाँ के अधिकृत नागरिक हो गए थे, क्योंकि वो 1971 में ही बांग्लादेश से वो आ गए थे। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम। साहिब की जो परिवार थी वो उनमें से ही एक थी, क्योंकि वो भी जो है वो दूसरी जगह से ही आए थे। सीमापुरी वाज देना वाइल्डनेस, और सीमापुरी उन दिनों का एक वीराना स्थान था। जब मतलब वो लोग जब आ रहे थे सीमापुरी पूरा खाली था और वो आए और वहीं बस गए, क्योंकि वो पूरा खाली जगह था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी वो थोड़ा बहुत खाली है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे लोग रह रहे हैं अब दूसरे जगह से आके, तो अब इसके बाद तो वो खाली हमें नहीं लगता कि वो रहेगा। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड ट्रांसपोलिन। फिर यहाँ पे ऑथर बताती हैं कि उनका घर कैसा है, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये ऑथर बताती है। तो आइए हम देखते हैं। तो वहाँ पे जो था वो मड यानी कि मिट्टी था, बहुत गीली मिट्टी थी, विथ रूफ्स ऑफ टीन, और जो उनकी छत थे वो टीन की थी, एंड ट्रैम्पोलिन, और ट्रारपोलिन से बने छत के नीचे वो रहते थे। डिवॉइड ऑफ स्वेज, बिना किसी पहचान के, डिवॉइड ऑफ स्वेप्स, ड्रेन्स और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैक स्पीकर, और उसी गंदी नाली के बीच बहुत सारे कचड़े के बीच 10,000 कूड़ा बीनने वाले बिना सीवेज के लोग वहाँ रहते थे। यहाँ सीवेज पता है क्या होता है, यानी पानी निकास करने का जो नाली होती है वो उधर से वो बहुत सारे लोग बिना सीवेज के, बिना पानी के निकास करने के वहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे। कम से कम 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहा करते थे। अब सोचिए, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितनी पॉवर्टी थी। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits। वो यहाँ लगभग 30 सालों से रहा करते थे। 30 साल पहले वो यहाँ आए थे, अब उनके रहते हुए यहाँ 30 साल हो गए थे, बिना किसी पहचान के वो यहाँ 30 सालों से अधिक, मतलब मोर हो गया था, मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से अधिक समय से यहाँ वो रहते थे, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिट्स के, बट विथ राशन कार्ड that gets their name on voters list and enable them to buy grain। लेकिन ऐसा था कि उनके पास कोई पहचान तो नहीं थी, कोई भी ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थी जिससे वो ऐसे साबित हो सके कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, पर फिर भी उनके पास जो था उनकी जो नाम थे वो वोटर लिस्ट पे था, राशन कार्ड, बट विथ राशन कार्ड दैट दे गेट देयर नेम ऑन वोट। हाँ, उनके पास राशन कार्ड था और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में था, इसीलिए उन्हें अनाज भी मिल जाती थी। तो उन्हें अनाज मिल जाती थी, वोटर लिस्ट में आ जाने से वो अनाज खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये बताया गया है, बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो है खाना जो है आइडेंटिटी यानी पहचान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना होता है, और जब हम ज़िंदा रहेंगे
तभी तो हम आइडेंटिटी हमारा होगा, क्योंकि जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारी आइडेंटिटी क्या करेगी। तो यहाँ पे यही लोग बता रहे हैं कि हमें तो ऐसे ही खाने में मुश्किलें हैं, तो आइडेंटिटी तो दूर की बात है, पहले हम अपने आप को फीड कर सके अच्छे से, उसके बाद तो हम आइडेंटिटी और आगे की प्रोसेस तो हम खुद फुलफिल कर लेंगे। It at the end of the day we can feed our families and go to bed without an itching stomach. वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो है वो जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की ज़रूरत होती है। फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दिन ढलने पर हम अपने परिवार का खाना दे सके और बिना पेट दर्द के सो सके तो ये भी बहुत हमारे लिए ज़्यादा होती है। We would rather live here than in the fields that gave us no grain. हम जो है उन खेतों के स्थान पर जिसमें कोई अनाज नहीं मिलता, हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। यानी कि वो ये बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जहाँ हम रहते थे पहले, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे जो था वो तो अनाज ही नहीं मिलता था वहाँ, तो उससे अच्छा तो ये जगह है कि मैं कूड़ा कचरा हम लोग बिन लेते हैं और उससे हम अपना रात के खाने की हम तैयारी कर लेते हैं और बिना पेट दर्द के हम सो भी जाते हैं, क्योंकि हमारा पेट तो भरा होता है और हम सो जाते हैं अच्छे से कंफर्टेबल। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो लोग कूड़ा कचरे बिनने वाले लोग कि जहाँ हम रहते थे, जहाँ से हम आए हैं, उससे अच्छा तो यही जगह है कि वहाँ पे तो बाढ़ और बारिश तूफान हमारे पूरे खेती को ख़राब कर देती थी, तो हमें कुछ नहीं मिलता था। तो इससे अच्छा तो यही जगह है कि कम से कम हम कूड़े भी बिन लेते हैं और हमें थोड़ा बहुत पैसे मिल जाते हैं जिससे हम खाना पीना खा लेते हैं। Says a group of women in the tattered sarees when I asked them why they left their beautiful lands of green fields. तो जो वहाँ की जो औरतें थी, फटी साड़ी पहने हुए औरतों का एक समूह था, सीना था मान लीजिए, और वो ये बात बता रही थी, मुझे बता रही थी। मैंने उनसे पूछा when I asked them why they left their beautiful lands of green fields and rivers. मैंने उनसे पूछा कि आप जहाँ रहते थे, जहाँ से आप माइग्रेट हुए हैं, जहाँ से आप आए हो, वहाँ तो बहुत अच्छा था, ग्रीनरी फील्ड था, वहाँ पे बहुत हरियाली थी, खेत थी, तो वो सब छोड़कर आप यहाँ क्यों आए हो। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit's home. Whenever they find food, they pitch their tents that become transit home. और जब भी वो जहाँ खाना पाते थे, जहाँ उन्हें खाना मिलता था, वो वहीं पे अपने जो टेम्पररी टेंट थे वो गाड़ देते थे और वहीं पे उनका घर हो जाता था, टेम्पररी घर हो जाता था। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो गरीबी से जूझते हैं, वो लोग जो होते हैं उनके पास अपना कोई परमानेंट होम नहीं होता, कोई परमानेंट घर नहीं होता, और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं खाने के तलाश में। और आपने यहाँ सुना ही है कि वो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कचड़े बीनते हैं, तो उन्हें जहाँ भी थोड़ी सी फूड मिलती है वो वहीं जाते हैं और वहीं अपने कोई अच्छी जगह देखकर वहीं पे अपना टेंट गाड़ लेते हैं और वहीं पे अपना थोड़ा टेम्परेरली घर वो शिफ्ट कर लेते हैं, वो शटल कर लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी उनमें उसी घर में बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और जीवन के हिस्सेदार बन जाते हैं। जीवन के हिस्सेदार यानी कि सर्वाइवल मतलब पार्टनर्स इन सर्वाइवल मतलब कि वो भी अपने माता पिता के काम में मदद करते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी जिस जगह वो रहते थे, उस जगह के सर्वाइवल का मतलब था कि कूड़ा कचड़ा बिनना, क्योंकि वहाँ उसके माता पिता भी कूड़ा कचड़ा बिनते थे और वो अपने बच्चों से भी यही काम करवाते थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो सपोज़ करो कि आप किसी एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो, सपोज़ कि कि हम एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमें खाने के लिए अच्छे से खाना ना हो, कपड़े ना हो, हम कपड़े भी दूसरे से लेकर पहनते हैं, कचड़ों में गिरे हुए कुछ चीज़ें या जूते चप्पल हम लेके पहनते हैं। तो आप सोचिए कि हमारा जो भविष्य होगा, फ्यूचर होगा, वो कैसा होगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो उतने लायक नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकेंगे, बिकॉज वो खुद उनकी जो लाइफ है वो गरीबी में गुजर रही है, तो वो हमें क्या एजुकेशन देंगे, वो हमें कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि सीमापुरी जो है वहाँ पे ऑलमोस्ट रैग पिकिंग लोग ही रहते थे। हमने आपको बताया कि 10,000 से अधिक कूड़े कचड़े बिनने वाले लोग ही वहाँ रहते थे। और
वहाँ के जो लोग थे, उनके जो बच्चे होते थे, वो उसी सर्वाइवल, उसी इन्वायरमेंट में बड़े होते थे। मानी उन्हीं गंदे इन्वायरमेंट्स में, थोड़े से वो इन्वायरमेंट मेसी थे, गंदे थे, तो उसमें ही वो जन्म लेते थे, उसमें ही वो बड़े होते थे। तो उन्हें शुरू से ही उस इन्वायरमेंट में वो पले बड़े, उन्हें शुरू से पता होता है कि हमें क्या करना और है। तो वो जब बड़े भी होते हैं तो अपने माता पिता की मदद करते हैं। और कैसी मदद करते हैं कि कूड़ा कचरा बीनते हैं। सीमापुरी में कूड़े कचड़े बीनने की ही ऐसे आप मान लो कि ये लोग वहाँ ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कि मैं एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे लोग, मेरे फैमिली के लोग जो है वो कुछ काम करते हैं। जैसे मान लो कि वो, उनके पास जो कोई काम, जैसे कि कोई काम है, जैसे कि उनके पास मान लो कि साड़ी की फैक्ट्री है और वो थोड़े से गरीब है तो वो साड़ी बना रहे हैं। और जब उनके बच्चे होंगे, जैसे मैं होंगी या हमारे घर के जितने भी लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, जब वो बड़े होंगे तो वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि वो तो गरीबी से गुजर रहे हैं। तो उनके पास तो ना एजुकेशन होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए एजुकेशन तो होना ज़रूरी है ना। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि जब बच्चे भी बड़े होते हैं तो वही काम करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। ठीक। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। और मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ बहुत दिन तक काम करने के बाद वो क्या करते हैं कि वो एक सुंदर कला के रूप ले लेते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शुरू से ही काम कर रहे हैं, छोटे उम्र में ही। तो वो जब बड़े होते हैं तो उनको इस काम में प्रैक्टिस हो जाता है। जैसे कि मानो कि मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं वो काम कर रही हूँ, और जब छोटे उम्र से ही मैं किसी काम को कर रही हूँ, तो जब मैं बड़ी होंगी तो वो प्रैक्टिस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। ओके। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और मैंने आपको पहले ही स्टोरी में बताया गया था कि सोना जो है, जो कचरा जो है उनके लिए सोने की बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड, इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ। तो फिर उसने कहा कि ये उनकी रोजी रोटी है, रैक पिकिंग उनकी रोजी रोटी है, कूड़े में कचड़े बिनना उनकी जो है वो, मानो कि जैसे डेली बेसिस पे जॉब है, उनकी काम है, वो काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस काम से हमें कुछ मिलेगा। और कूड़ा कचरा तो उनको सोने की समान लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाय द वे उसमें कोई चीज़ होगी, पैसे होंगे, तो मुझे वो मिलेंगी तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा, कुछ खरीद लूँगा खाने के लिए सामान, या मेरा लाइफ जो है वो बेटर हो सकता है मे बी। तो उनकी रोजी रोटी है जो उनके सिर के ऊपर की छत, और फिर चाहे वो चूती हुई ही क्यों ना हो, जैसे कि कम से कम चूती हुई, मतलब जैसे बारिश होता है तो वो छत जो है वो लीक करती है, तो भले ही लीक करती है लेकिन कम से कम हम खाना तो अच्छे से खा लेते हैं, वहाँ रह तो अच्छे से लेते हैं ना। तो ये बात तो वो कह रही हैं। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ एवन मोर। पर एक लड़के के लिए ये और अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड द रुपीज़। कभी कभी तो मुझे 1 रुपया भी मिल जाता था। इवन अ 10 रुपीज़ नोट, कभी कभी तो 10 रुपया भी मिल जाता था उस कचड़े में। साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आई लाइटिंग अप, उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। आप समझ सकते हैं कि उसकी आंखें क्या बयां कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी, ये जब वो बात बोल रहा था कि मुझे कभी कभी तो 10 रुपये मिल जाते हैं, कभी कभी 1 रुपये मिलते हैं, तो वो उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी। आप समझ सकते हो कि वो कितनी गरीबी से गुजर रहा था कि 1 रुपया और 10 रुपया ऐसे जब उसको कूड़े कचड़े में मिलते थे तो वो कितना खुश होता था। आप समझ सकते हो कि उसकी जो लाइफ की सिचुएशन थी वो कितनी बुरी तरीके की थी कि वो बच्चा जो है 1 रुपया और 2 रुपया और 10 रुपया उसे कूड़ा कचरा में मिलता था तो वो कितना खुश होता था। उसकी एक्साइटमेंट आप देखिए। When you can find silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrolling। और यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि एक मिनट, when you can find a silver coin in heap of garbage, जब तुम कूड़े कचरे के ढेर में अगर बाय द वे तुम वहाँ चांदी का सिक्का मिल जाए तो आप उसमें से बिनना कम नहीं कर दोगे। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉगलिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तुम उससे बिनना नहीं बंद कर दोगे इस आस में कि मतलब कि अब हमें और
बिनना नहीं बंद कर दोगे क्योंकि और पाने की आशा बनी, मतलब उसमें से बिनना कम नहीं कर दोगे क्योंकि और जो है मतलब मुझे पाने की आशा बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंगफुल डिफरेंट फ्रॉम वाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। और यहाँ पे वही बता रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है, बच्चों के लिए ये तो मतलब एक ग्रीड है, जैसे कि एक ऐसा है कि बच्चे जो हैं वो कूड़े कचड़े इसलिए बिनते हैं क्योंकि उनका जो पर्पस होता है कि उसमें से हमें कुछ मिल जाए। वो हमेशा एक सरप्राइजिंग सिचुएशन में होते हैं कि बाय द वे हमें उसमें से कुछ मिल जाए। लेकिन बड़ों के लिए इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे है, हाँ, what it means to their parents. For children it is warp in wonder, for the elders it means of survival. बच्चों के लिए ये होता है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, उन्हें थोड़ी सी लाइफ के बारे में कम जानकारी होती है। पर बड़े जो होते हैं वो इसे जीवन का अर्थ का मतलब वो इस कचड़े को जीवन मानते हैं। क्योंकि जीवन किस लिए मानते हैं, क्योंकि कचड़े से ही उनके सारे काम होते हैं। जैसे कि वो खाना भी कचड़े के थ्रू ही उन्हें मिल पाती है, या उनकी काम ही होती है रैग पिकिंग, तो उनका पूरा जीवन ही उस पर निर्भर है, यानी उस पर ही वो डिपेंड है। One winter morning when I see साहब standing by the fenced gate of the neighborhood club, और एक शाम, सर्दियों की एक सुबह जो थी, सर्दियों की सुबह जो थी, मैंने देखा कि साहिब जो है क्लब के बाड़ वाले गेट पर साहिब को मैंने खड़ा देखा कि मैंने जो क्लब है उस गेट पे साहिब जो है वो खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, देखा कि मैंने दो आदमी को मैंने देखा कि साहिब जो है वो दो लड़कों को देख रहा था जो उजले कपड़े पहने टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उसने कहा, और वो खड़े हुए देख रहा था उस खेल को, और खेल को देखते हुए वो कहता है मुझे ये खेल बहुत पसंद है। वो बहुत धीरे से कहता है मुझे ये खेल बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। इनसाइड नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट, उसने कहा कि इसके अंदर कोई नहीं है, अंदर नहीं, तब मैं इनसाइड नो वन इज अराउंड, उसके अंदर कोई नहीं था, ठीक है। तो ही एडमिट्स, वो कहता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कहा से गेट कीपर्स है वहाँ, जो मतलब जो वहाँ के जो चौकीदार है, मुझे वो झूला झूलने देते, यूज़ द स्विंग्स। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूजेस डैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कॉलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब खुद भी टेनिस की जो जूते थे वो पहने हुए थे, और जो वो बहुत अजीब लग रहा था उसके ख़राब कपड़ों पे, उसके बेरंग के कपड़ों पे बहुत ख़राब लग रहा था, क्योंकि उसके छोटे से जो कपड़े थे वो बहुत बेरंग थे, उसके शॉर्ट्स जो थे वो बहुत बेरंग थे, यानी कि उसकी कलर जो है वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कि हमारे पास कोई कपड़ा होता है ब्लू कलर का ले लो, तो वो जो है उसका रंग निकल जाता है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, उसने मुझे समझाते हुए कहा कि किसी ने मुझे ये दिया है। The fact they are discarded shoes of some rich boy, पर ये बात पर ये जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि द फैक्ट दे आर डिस्कार्ड शूजेस ऑफ सम रिच बॉय, और उसने वो जो जूते थे वो किसी रईस लड़के के थे, इसीलिए शायद उसे पहनने से इनकार कर दिया होगा, और उसमें छेद होगा, उससे परेशान नहीं करती है। तो वो लड़का जो है वो क्या करता है कि वो जो एक मिनट, who refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother, और
वो लड़का फेंक देता है, यानी कि लड़का रईस होगा, धनवान होगा, उसके पास जूते होंगे और उसमें थोड़े से छेद हो गए होंगे तो वो फेंक दिया होगा। लेकिन ये जूते तो साहिब के लिए बहुत मायने रखते थे, तो वो उसे उठा लेता है और उसे छेद वाले जूते पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। फॉर वंस हु हैज़ वॉल्कड बेयरफुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पे देखिए साहिब बता रहा है कि जो उसके पास तो जूते थे उसने फेंक दिया, लेकिन जो लोग खाली पैर चलते हैं उनके लिए जूते क्या है, भले ही उसमें छेद ही क्यों ना हो, लेकिन बेयर फुट इवन सूजेस विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन भले उसमें छेद ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि अब सपना पूरा हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन जो खेल वो देख रहा था वो उसके पहुँच से बाहर था, यानी कि वो उसमें कभी जा ही नहीं सकता था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और आज सुबह साहिब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। उसके हाथों में जो था एक स्टील का कैनिस्टर था, स्टील का ट्रे था, समझ लो ऐसा था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही से। उसने कहा कि मैं जो है रोड पर एक चाय का दुकान है और वहीं पे मैं अब काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने थोड़ी दूरी से हाथ दिखाया। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब? आई एक्स। उसने कहा कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरा भोजन भी मिलता है, तो आई थिंक लगता है कि ये तो साहिब के लिए बहुत अच्छा था। पर फिर भी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? तो उसने हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक। उसका जो चेहरा था मैंने देखा, जब भी मैंने उससे पूछा तो उसका चेहरा जो था वो बेफिक्र भाव जो है वो गायब हो गया। जैसे मैंने उससे पूछा तो वो थोड़ा मुझे ख्यालों में डूबा हुआ लगा। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही कुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो फिर वो स्टील का जो कैनिस्टर था, जो स्टील वो पकड़ा हुआ था जार, वो जो उस प्लास्टिक की बोरी से भारी लगता, जिससे वो आराम से अपने कंधों पर उठाया करता था। वो मतलब जो स्टील का कैनिस्टर जो था उसने लिया हुआ था, वो जो था वो प्लास्टिक बैग से काफ़ी भारी लग रहा था, जो वो हमेशा यानी रोज़ के काम में, कूड़े कचरे के बिनने के काम में वो प्लास्टिक यूज़ किया करता था। द बैग वाज हिज, वो बैग जो था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और कैनिस्टर जो था वो उस आदमी का था जिसका चाय का दुकान था। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो बैग उसका खुद का था, यानी कि उस काम में फ्रीडम थी। वो काम वो खुद, बैग भी खुद का था, कचरा भी वो खुद बिनता था, वो फ्रीडम, उसका जब मन करे तो वो बिनता था या जो भी करता था। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ बताया जाए कि जन कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, यानी कि ये जो कैनिस्टर है, ये जो जार है, वो उस आदमी की है जिसका ये चाय का दुकान है। यहाँ की यानी कि मतलब है कि साहिब जो है वो, उसका ना ही तो ये दुकान है, ना ही तो ये कैनिस्टर है, और उसको काम जो है वो दूसरों की ही अर्ज पे करने पड़ते हैं। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा, यानी अपने खुद का वो जो है वो खुद का साहिब मालिक नहीं रहा, क्योंकि अब तो वो दूसरे के अधीन में काम करता है, एक चाय के स्टॉल पे, जिसके मालिक जो उसे ऑर्डर्स देते हैं कि ये करो तो वो करो, तो उसे करना पड़ता है। चलिए, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश ने अपना मालिक खुद होने की ठान रखी है, क्योंकि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसने कहा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार? आई एक्स। मैंने मुकेश से पूछा, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर। फिर उसने बहुत ही सॉफ्टली कहा कि मैं जो है एक कार चलाना सीख लूँगा, उसमें क्या है। देखिए यहाँ पे फिर से ऑथर की सेकंड
ऑथर की सेकंड एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बच्चा है मुकेश, जो क्या है कि उसे कार चलाना चाहता है और वो अपने खुद की मालिक बनना चाहता है। उसके पास खुद का गैरेज हो, वो खुद का काम, खुद का मतलब उसके पास बहुत सारे लोग हो, वो अपना मालिक खुद हो, वो खुद ऑर्डर्स दे, वो खुद सबको कमांड करे। तो ये था उसका सपना। तो उससे ऑथर ने पूछा, ठीक है तुम्हारा तो ये सपना है कि तुम कार चलाओगे, क्या तुम कार चलाना जानते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं सीख लूँगा, उसमें क्या है। बहुत सॉफ्टली उसने कहा, ठीक है मैं सीख लूँगा। जैसे कि आपकी मम्मी आप कोई चीज़ के लिए पैसे मांग रहे हो, जैसे कि आपने बोला कि आप मुझे फ़ोन खरीदो खरीदो खरीदो, आपने अपने मम्मा को इंसिस्ट किया, आपने अपने मम्मा को कहा, पापा को कहा, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम खरीद तो देंगे, पर क्या तुम्हें चलाने आता है? तुम इतनी ईगरली भाव से बोल रहे हो कि ठीक है मुझे खरीद दो, तुम्हें चलाना आता है? तो ऐसे ही तो आप क्या बोलते हो, अरे अरे वो तो मैं सीख लूँगा, वो तो मैं हीरो हूँ, सीख लूँगा। तो वो आप थोड़े से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो। बाद में आप क्या करते हो, ये तो आप सीखते हो धीरे धीरे। जैसे कि मानो कि आपका कोई कंप्यूटर कोर्स है, आप कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, आप किसी बगल के आपके सिटी में जो है कंप्यूटर कोर्स कराते हैं, वहाँ पे आप जा रहे हो, आप इनरोलमेंट ले रहे हो, आपने अपने मम्मी पापा को बोला कि पापा मम्मी प्लीज़ मुझे वहाँ इनरोल करवा दो, वहाँ पे मेरा नाम लिखवा दो, वहाँ पर रजिस्टर करवा दो, मैं वहाँ से कंप्यूटर कोर्स करूँगा, आगे मैं जो भी करूँगा। तो आपके मम्मा और पापा बोलते हैं कंप्यूटर के बारे में तुम कुछ जानते भी हो? हाँ। आप बोलते हो कि मेरे लिए एक खुद का भी कंप्यूटर खरीद दो। तो वो बोलते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते भी हो तुम, और कंप्यूटर खरीदवाओगे? तो आप बोलते हो एकदम थोड़े से कॉन्फिडेंस में, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड में, अरे अरे वो तो मैं सीख लूँगा, पास ही में वो जो कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं वहाँ तो मैं जाकर सीख लूँगा। तो ठीक है। Looking straight into my eyes, his dream loomed like mirage amidst the dust of street that filled his town फिरोजाबाद। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि ठीक है मैं जो है वो सीख लूँगा कार चलाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था, उसने ऑथर को कहा कि ठीक है मैं सीख लूँगा। उसने उनके आंखों में देखते हुए कहा, ओके सीख लूँगा, ठीक है। तो His dream looked like a mirage amidst the dust of a street that filled his town of फिरोजाबाद। और वो किस टाउन में रहता था? फिरोज़ाबाद में। तो ऑथर ये बता रही हैं कि उसका जो सपना था वो फिरोज़ाबाद शहर थे, उसमें धूलों के बीच जो है उसका सपना जो है वो काफ़ी धुंधला दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब जो है वो मतलब वो आगे बढ़ पाएगा, उसका सपना थोड़ा सा धुंधली लग रही थी। फेमस फॉर हिज बैंगल्स, वो फिरोजाबाद जो था, आप इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे भी कि वो बैंगल जो था वो पूरे इंडिया में फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत फेमस था। तो वहाँ के जो लोग थे वो चूड़ियाँ ही बनाते थे, उनके बच्चे भी यही काम करते थे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल। और मैंने आपको बताया ना कि फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति, यानी हर घर में हर व्यक्ति जो था वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया बिगेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव। तो ये जो था वो हमने बताया ना, इंडिया के यानी भारत के बहुत सेंटर था, वहीं पे काम होता था, फिरोजाबाद में ही बहुत सारी चूड़ियाँ बनती थी। आया है वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पे बहुत लोग जो है वो अपने पूरे जनरेशन, अपने पूरे फैमिली, अपने पूरे परिवार को भट्ठी जो था वो चूड़ियों को पहले क्या किया जाता था, इससे वर्किंग आपको बताया जाएगा। तो वो आग था, फर्नेस था, वहाँ पे वो जो था वो क्या करते थे, वो काम करते थे, उनका पूरा जनरेशन वहाँ काम करता था। यानी कि मम्मी पापा, उनके बच्चे, उनके भाई बहन जो भी थे वो सब भट्ठी के सामने काम करते थे। वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। वो क्या करते थे भट्टी के सामने, वो क्या करते थे, तो वो क्या करते थे कि चूड़ियाँ बनाते थे। और चूड़ियों के क्या करते थे, पहले वो ग्लास को तो बेंड करने के लिए उन्हें वो गर्म करते थे, तो फर्नेस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही गर्म उसको बेंड करने के लिए। तो वो बेंड करते थे और बेंड करके उसे बैंगल के शेप दे देते थे, जो पूरे इंडिया में जो थे वो पूरे लोगों के पास वो ज़्यादा था, सप्लाई होता था। हाँ, तो हमने आपको बता दिया कि ये जो था वह ऐसे ही था।
तो वहाँ पे वो फर्नेस के आगे चूड़ियाँ बनाते थे और औरतें जो हैं वो उस चूड़ियों को पहनती थी। आपने भी देखा होगा आपके घर में आपकी मम्मी और आपकी दादी, आपके आंट, ये सब लोग पहनते होंगे। तो ये जो सब चूड़ियाँ थी वो इंडिया के सेंटर जो थे वो फिरोज़ाबाद चूड़ियों का सेंटर था। वहीं पे बहुत जो फैमिली, हर फिरोज़ाबाद के हर एक लोग जो थे वहाँ पे, वो फैमिली में हर मेंबर जो थे वो चूड़ियाँ ही बनाने के काम करते थे। फर्नेस के आगे थे, उनकी बहुत जनरेशन चली जाती थी चूड़ियाँ बनाने में। तो यहीं पे यहाँ ये बताया जा रहा है कि स्पिन जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस मेकिंग बैंगल फॉर द वुमेन इन द ग्लास। ठीक है, आप ये देख लेना। ठीक है, तो अब ये थोड़ा चैप्टर जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम जल्द ही इस वीडियो को फिर से अपलोड करेंगे पार्ट 2 का, और एकदम इंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक हमारे साथ देने के लिए थैंक यू। हमें अब ठीक है, तो आप मेरे चैनल को अगर आप लाइक करते हो, मेरे पढ़ाए हुए आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करते रहें, ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ, इंस्पायर होते रहूँ, और आप भी मोटिवेट और इंस्पायर होते रहें, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर करवाने में मदद करूँ। सो थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीट यू अगेन। सो थैंक यू। और फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पार्ट 2 बहुत जल्द ही धमाल मचाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से हम कवर करेंगे। सो ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर से रिलेटेड या इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट में पिन कीजिएगा और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ, और हम दोनों मिलकर एकदम फाड़ देंगे। थैंक यू।